Once again, welcome. This is the third and last session of today class. So, जी बेटा, those who want to present right now, or I'm gonna start my lecture, revise my lecture that we have learned in physical classes. मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन नजर आनी चाहिए, लेकिन how many topics we have discussed in our physical classes. सबसे पहले हमने पढ़ा था कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके बाद हमने पढ़ा था कंसोलिडेटेड। स्क्रीन मेरी विजिबल है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद हमने पढ़ा था बिजनेस कॉम्बिनेशन। उसके बाद हमने पढ़ा था रीवैल्यूएशन एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसके बाद हमने पढ़ा था इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। उसके बाद हमने पढ़ा रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। और उसके बाद एक और हमने चैप्टर पढ़ा लास्ट में, अकाउंटिंग फॉर लीज। आप लोग मुझे बताइए कि इन 7 चैप्टर्स में से आपको कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम्स है? जो हमने चीज़ें डिस्कस की, जो असाइनमेंट्स मैंने आपको दी, इनमें जो इश्यूज हैं तो वो मुझे बताएं, तो मैं आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज़ों को रिवाइज करवा दूं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की हैं। देखिए, इन 7 चैप्टर्स में से जो हमने मिड टर्म से पहले के पढ़े हुए चैप्टर्स हैं, या मिड टर्म के पेपर में जो मैंने इंक्लूड किए थे, वो 2 चैप्टर्स मैंने इंक्लूड किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, और एक एमसीक्यूज का ऑब्जेक्टिव पार्ट था और 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। फाइनल में आपके पास जो है, फाइनल पेपर जो आपका बन रहा है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास होंगे 5, सॉरी, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास होंगे 6। एक होगा एमसीक्यूज का, फाइनल पेपर आपका होगा एक एमसीक्यूज का पेपर होगा, सॉरी, फाइनल में क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा आपका वो एमसीक्यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो आपका होगा ब्लैंक्स, सॉरी ब्लैंक्स नहीं, ट्रू फॉल्स। अच्छा, एमसीक्यूज आपके होंगे 15 मार्क्स के, ट्रू फॉल्स आपके होंगे 5 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो होगा वो होगा, क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा आपका होगा, क्वेश्चन होगा बिजनेस कॉम्बिनेशन से। माइक ऑफ कर दें प्लीज। जी, क्वेश्चन नंबर 3 आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन से होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा आपका ये होगा रीवैल्यूएशन वाले चैप्टर से, रीवैल्यूएशन एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ पीपीई।
क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो होगा आपका इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट से। क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा वो होगा आपका रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर से। और क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा वो आपका अकाउंटिंग फॉर लीज से होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि सर आप पूछ सकते हैं कि सर ये एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे। तो एमसीक्यूज हमने जो मिड टर्म से पहले जो हमने पढ़ा है, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन दोनों चैप्टर से भी, और जो चैप्टर हमने बाद में पढ़े इन तमाम चैप्टर से, ये एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स दोनों चीजें, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है 20 मार्क्स के, वो आपके तमाम चैप्टर से बनेंगे। लेकिन जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो मिड टर्म के बाद जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं, या मिड टर्म से पहले एक बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़ा है, बिजनेस कॉम्बिनेशन से लेकर अकाउंटिंग फॉर लीज तक, ये सारे जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं उन तमाम चैप्टर्स से ये चीजें बनेंगी। अब सवाल ये है कि कितने कितने मार्क्स की होंगे और क्या क्या चीजें होंगी। देखिए, बिजनेस कॉम्बिनेशन में मैंने आप लोगों को एक हैंड आउट दिया था, ठीक है, एक हैंड आउट दिया था, उसमें तमाम क्वेश्चन थे, तकरीबन अराउंड, उसमें क्वेश्चन जो मौजूद थे उसमें 9 क्वेश्चन थे शायद। मैं अभी रिकन्फर्म कर देता हूँ आपको। जो मैंने आपको एक हैंड आउट दिया था बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में आपके पास क्वेश्चन जो मौजूद थे वो दो तरह के थे। एक क्वेश्चन जो थे वो एब्जॉर्प्शन के क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन अमलगमेशन के थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 13 थे, लेकिन मैंने 13 इंक्लूड नहीं किए। 11 क्वेश्चन आपको जो है ना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक, टोटल हैंड आउट जो आपके पास मौजूद है, उन 11 क्वेश्चन के अंदर से ही मैंने पेपर बनाया है। ये 11 क्वेश्चन इसके आपको प्रैक्टिस करने हैं हैंड आउट में से, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो है वो रिवैल्यूएशन एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो इसके क्वेश्चन रिवैल्यूएशन वाले मैंने आपको एक हैंड आउट दिया था। वो हैंड आउट जो है वो रिवैल्यूएशन का और इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स का, वो दोनों का हैंड आउट था। उसमें भी क्वेश्चंस कितने थे मैं आपको बता दूं। रिवैल्यूएशन का, और जो हमारे पास में आपके सामने स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी, आपके सामने ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने दिए थे आपको। अगर आपको याद हो तो इसमें एक्सरसाइज दी थी मैंने, एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 एंड 10, इन तमाम एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे। ये वाले क्वेश्चन, अच्छा ये वाला जो हैंड आउट है, इस हैंड आउट में आपके पास दो चैप्टर्स कवर हो रहे हैं। इस हैंड आउट में आपके पास एक ये वाला चैप्टर भी कवर हो रहा है, हैंड आउट प्लस क्विज प्लस क्लास क्वेश्चन। जी, एक मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने इस चैप्टर का आपसे क्विज लिया था एक, ठीक है, हैंड आउट दिया था। हैंड आउट में टोटल क्वेश्चन आपके पास 10 क्वेश्चन है, और 10 क्वेश्चन में हैंड आउट में से जो है वो 7 क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर के रीवैल्यूएशन एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और उस हैंड आउट में 3 क्वेश्चन जो है वो आपके इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स से रिलेटेड है। सॉरी,
हैंडआउट को दोबारा से देख लेते हैं। देखें, इसमें आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो रीवैल्यूएशन वाला चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर 2 भी रीवैल्यूएशन वाला चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका है इम्पेयरमेंट वाला चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो रीवैल्यूएशन वाला चैप्टर है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी इम्पेयरमेंट वाला है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 रीवैल्यूएशन वाला है, 7 भी रिवैल्यूएशन वाला है, 8 भी रिवैल्यूएशन वाला है, 9 भी रिवैल्यूएशन वाला है जी। टोटल 3 क्वेश्चन है आपके उस हैंडआउट में जो आपके इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट से हैं, और 7 क्वेश्चन उस हैंडआउट के अंदर जो हैं वो आपके रीवैल्यूएशन एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी इन दोनों चैप्टर से मिला के टोटल 10 क्वेश्चन है हैंडआउट के अंदर, प्लस आपके पास मैंने एक क्विज लिया था और एक क्लास में मैंने क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, ये टोटल क्वेश्चन हो गए 9, और यहाँ पर भी मैंने एक क्विज लिया था, ये क्लास में प्रैक्टिस करवाई थी, आई डोंट नो, लेकिन क्लास प्रैक्टिस मैंने करवाई थी, तो यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन होंगे आपके पास, टोटल हो गए 5 क्वेश्चन। आपने इस वाले चैप्टर के 9 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, इस वाले चैप्टर की 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, बिजनेस कॉम्बिनेशन में आपने 11 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, यहाँ पर बात कर लेते हैं जी। मीर, आप कुछ कह रहे हैं? सर ये हैंड आउट सेंड कर देना फिर सर। मैं कर देता हूँ, गूगल क्लासरूम में भी कर दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सारी चीजें सेंड कर दूंगा, हैंडआउट भी सेंड कर दूंगा, और चले हैंडआउट के सर। साथ साथ जो इसका सोल्यूशन है ना वो भी सेंड कर दूंगा मैं आप लोगों को। यस सर। सर ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो सर क्विज वाला भी क्वेश्चन सर सेंड कर देना, क्विज सेट वाला क्वेश्चन क्वेश्चन भी सेंड कर वाला। दूंगा, उसका मैं तमाम चीजें सेंड करूंगा, मैं आप लोगों को क्वेश्चन के साथ उसके सॉल्यूशन भी सेंड करूंगा। फिर मुझे आप नहीं ओके कहिएगा सर, सर आपने थैंक यू पेपर सर। हट के बनाया, पेपर डिफरेंट बनाया। तो नहीं नहीं इन सर, तमाम फर्स्ट जितने टाइम भी था ना। क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, इसके मैं तमाम जी क्वेश्चन सर। भेज दूंगा, 11 क्वेश्चन इसके भेज दूंगा उसके सोल्यूशन के साथ, 9 क्वेश्चन इसके भेज दूंगा रिवैल्यूएशन वाले, और 5 क्वेश्चन इम्पेयरमेंट के भेज दूंगा मैं। इसी ओके सर, तरह थैंक यू सर। रेवेन्यू फ्रॉम कंस्ट्रक्शन में मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए हैं जो क्लास में ही करवाए हैं, ये 2 क्वेश्चन क्लास में करवाए मैंने, तो ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आएगा, एज इट इज आएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अकाउंटिंग फॉर लीज ये भी मैंने आप लोगों को क्लास में ही करवाया था। अकाउंटिंग फॉर लीज में मैं आप लोगों को बता दूं कितने क्वेश्चन करवाए थे मैंने आप लोगों को। अकाउंटिंग फॉर लीज मैंने, किसी को याद है क्लास में कितने क्वेश्चन करवाए थे मैंने? सर मेरे ख्याल से यस सर, एक क्वेश्चन करवाया था और एक एक क्विज आपने लिया एग्जाम्पल था। 2 करवाया था। क्विज लिया था एग्जाम्पल इसका? 1 करवाया था और एग्जाम्पल 2 का क्विज लिया था। यस सर। जी जी नहीं, मैंने 2 क्वेश्चन करवाए थे, एक एग्जाम्पल दी थी, एक क्वेश्चन दो यस सर। एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था और एक का क्विज लिया था मैंने, 3 क्वेश्चन थे इसके टोटल। यस सर। हाँ, तो वो 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें दोबारा से, उसमें डिट्टो सेम क्वेश्चन आ रहा है, 3 क्वेश्चन इसमें से हो गए, तो इसका मतलब टोटल आपके पास प्रैक्टिस के लिए फाइनल के लिए जो पेपर बन रहा है वो आपको 11 + 9, यानी टोटल मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस बता दूं, 11 क्वेश्चन बिजनेस कॉम्बिनेशन से, 9 क्वेश्चन आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाले चैप्टर से, 5 क्वेश्चन इम्पेयरमेंट के, और 2 क्वेश्चन रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, और 3 क्वेश्चन अकाउंटिंग फॉर लीज, यानी ये टोटल आपके पास हो गए 11 + 9 20, 20 20 + 5 25, और ये 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आप पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे, और उसके बाद आप उस पेपर को ये समझेंगे कि 40-45 मार्क्स मैंने सिक्योर कर ली। बाकी आपको कुछ मार्क्स यहाँ से सिक्योर करने, एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स, ये चीजें इतनी आसान नहीं होंगी जितनी आप समझ रहे हैं कि बराबर में कोई अगर बैठेगा तो मुझे वो आंसर दे देगा, एक्यूरेट उसके आंसर सही नहीं होंगे। इन तमाम चीजों के लिए आपको बुक्स रीड करनी पड़ेंगी, चाहे बुक्स रीड करें या एक बुक रीड कर लें। जो चैप्टर्स हमने पढ़े हैं स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, उसकी थ्योरी
और उसके कंसेप्ट जो मैंने क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था, क्लास में आप लोगों ने अगर लेक्चर नोट किए हैं, मेरे अल्फाज मेरे लेक्चर को नोट किए हैं आपने, मेरे सेंटेंस जो मैंने क्लास में आपको बताए थे कि ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, उन चीज़ों को अगर आप लोगों ने नोट किया है और थोड़ी सी आप बुक की रीडिंग करके कॉन्सेप्ट समझेंगे, देन यू कैन सॉल्व दी MCQs एंड ट्रू फॉल्स सेशन ऑफ द पेपर। अदरवाइज ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए MCQ सॉल्व करना भी। तो बाकी पोर्शन आपका वहां पर है, और ये बाकी 5 चैप्टर्स हैं, उसमें से मैंने कुछ इस तरह पेपर में बनाया है कि कुछ क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स के हैं, कुछ 7 मार्क्स के हैं और कुछ 5 मार्क्स के हैं। कुछ छोटे क्वेश्चन भी होंगे, कुछ बड़े क्वेश्चन भी होंगे, तो ये मिक्स है। ये पेपर आप जब देखेंगे तो उसको पता लगेगा कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन की ये प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको थोड़ा सा लेक्चर्स जो हैं वो थोड़े से गो थ्रू करने। अगर आप लोग इतनी तैयारी कर लेंगे देन यू विल गेट इजीली 48 और 47 मार्क्स आउट ऑफ 50। 50 मार्क्स का आपका फाइनल पेपर है, 47 48 मार्क्स लेना कोई बड़ी बात नहीं। यू हैव टू डू प्रैक्टिस। अच्छा, अब ये सारे क्वेश्चंस और इन तमाम चीजों के सॉल्यूशंस मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा विद इन 2 और 3 डेज। 2 से 3 दिन में आपके में ये सारी चीजें आपको गूगल क्लासरूम में भी मिल जाएंगी, और मे बी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सेंड कर दूंगा। अब उसके बाद जो आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी ना, क्वेश्चन जब आपके सामने होंगे, कॉन्सेप्ट आपके सामने होंगे, इवन मैंने जो क्लास में पढ़ाया है, क्लास के लेक्चर्स की भी पिक्चर लेकर मैंने, मेरे पास कुछ लेक्चर्स नोट किए हैं मेरे पास भी, जो मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ाता था, तो उसकी भी पिक्चर लेके मैं गूगल क्लासरूम में या व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा। कंसेप्ट भी आपको वहीं से मिल जाएंगे, चीजें भी आपको वहीं से मिल जाएंगी, मटेरियल मैं आपको सारा प्रोवाइड कर दूंगा, सिर्फ आपको प्रिपरेशन करनी है और पेपर देना है। मटेरियल का कोई इशू नहीं है, पेपर उसी में से बनेगा जो मैं आपको मटेरियल सारा का सारा शेयर करूंगा। और कुछ मटेरियल मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ आप लोगों को। गूगल क्लासरूम में आप देखेंगे तो हर चैप्टर का आपको डिफरेंट चीजें नजर आएंगी। MCQs की भी तैयारी हो जाएगी, ट्रू फॉल्स की भी तैयारी हो जाएगी, बाकी चैप्टर्स की भी तैयारी हो जाएगी। तो विद इन 2 to 3 days आई विल अपलोड ऑल दीज थिंग्स इन गूगल क्लासरूम। और वहां पर फिर आप जब प्रिपरेशन करेंगे अपनी तैयारी करेंगे, यू हैव आई थिंक अराउंड 1 महीना आपके पास है पेपर के लिए। तो जब आप तैयारी करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, और उस वक्त जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, तो उस वक्त जो डिफिकल्टीज आएंगी, देन आई विल कंडक्ट एन एक्स्ट्रा क्लास। मैं आप लोगों की एक एक्स्ट्रा क्लास कंडक्ट करूंगा ऑन योर डिमांड। ठीक है, वो अनऑफिशियल क्लास होगी, मतलब अनऑफिशियल से मुराद ये है कि वो एक कैजुअल क्लास होगी। उस क्लास के अंदर आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स होंगे, आपकी जो डिस्कशंस होंगी, आपके जो कंसेप्ट क्लियर करने होंगे, वो भी मैं आपके, लेकिन वो क्लास में भी 1 हफ्ते पहले होगी, यानी पेपर से 1 या 2 हफ्ते पहले मैं आपकी क्लास रखूंगा जूम पर ऑनलाइन। उसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगे, जो भी इश्यूज होंगे, मैं उसको डिस्कस करूंगा। इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने ये प्रैक्टिस कर ली तो यू विल गेट अराउंड 48 मार्क्स आउट ऑफ 50। 48 49 मार्क्स लेना कोई बड़ी बात नहीं, आप ले सकते हैं, और मे बी 50 आउट ऑफ 50 भी ले सकते हैं। जी, किसी ने चैट पे कुछ लिखा है? जी, मेरी आवाज नहीं आ रही थी। जी, बाकी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है? जी सर, ओके ओके। जी बेटा, जिसको आवाज नहीं आ रही वो रिकॉर्डिंग भी सुन सकता है, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है। जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। सर अभी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो फिर जो प्रॉब्लम्स आएंगी तो सर फिर वो डिस्कस करेंगे आपसे नहीं, इंशाल्लाह। डेफिनेटली मैं उसके लिए क्लास रखूंगा, मे बी एंड ऑफ दिसंबर। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, चीज़ों को पढ़िएगा, तो फिर आपके जो इश्यूज होंगे वो, ये रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें मिल जाएं, बाद में भी आप मेरी चीज़ों को सुन सकें कि क्या 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 चीज़ आ रही है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है पेपर में। अच्छा, इसके अलावा अभी कोई प्रेजेंटेशन देना चाह रहा है तो दे दे, पर नहीं प्रेजेंटेशन के खामखा के 5 नंबर आपके जाया जाएंगे। मैं आप लोगों को एक तरगीब दे रहा हूँ, एक मोटिवेशन दे रहा हूँ कि आप ये 5 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। यू हैव टू जस्ट प्रेजेंट। कोई प्रेजेंटेशन देना चाह रहा है? समरी आप लोग मुझे बाद में सेंड कर दीजिएगा। कुछ लोगों की समरी सेंड हो गई लेकिन वो प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं मेरे ख्याल में। मुझे हसन रजा की समरी मिल गई है,
अच्छा, इसके अलावा हसनैन यूनुस की मिल गई है। इसके अलावा मुझे ये कौन है, तालफान, तलफान, मोहम्मद बिलाल हसन। बिलाल आपने मुझे समरी भेज दी है, ये रिकॉर्डिंग में ही बता रहा हूँ। बिलाल आपने मुझे समरी भेज दी है, लेकिन आपने टर्न इन नहीं किया। आपने सिर्फ असाइन पे रखा हुआ है, आपने सिर्फ अपलोड नहीं किया। उसको अपलोड कर दें। इसके अलावा और जो मुझे स्टूडेंट ने समरी भेजी है उसमें है हवा जमील, नहीं सॉरी, हवा जमील ने भेजी समरी। ये बाकी किसी स्टूडेंट ने समरी नहीं भेजी अभी तक। ठीक है, आप लोग बगैर समरी के भी, विदाउट समरी भी आप मुझे प्रेजेंट कर सकते हैं। समरी बोले मुझे आप शाम तक सेंड कर दीजिएगा। जी कोई है सब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कोई आज अभी? गुलाम नबी, आप देने वाले थे प्रेजेंटेशन। गुलाम नबी, चलें कोई समरी नहीं भेजे जब तक मैं थोड़ा सा और आपको रिकैप दे दूं चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लूं। जी, हमने जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, स्टार्टिंग जो कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा था, आज इद्रीस ने उसकी प्रेजेंटेशन भी दी। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ ताकि एमसीक्यूज के लिए आपको आसानी हो। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपके पास 3 तरह की एक्टिविटीज होती हैं एंड इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल दी लिस्टेड फर्म। जितनी भी कंपनी लिस्टेड हैं, जितनी भी कंपनी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं, उनके लिए कंपलसरी है कि वो IS 7 के तहत, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के तहत उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट अपनी एनुअल रिपोर्ट में शो करना होता है, यानी प्रेजेंट करना होता है। वो अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 चीजें डिस्कस करते हैं और मोस्टली जो फर्म फॉलो करती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करती है, और हमने भी इनडायरेक्ट मेथड ही पढ़ा है। अच्छा, वो क्या है? उसमें 3 एक्टिविटीज हैं। उसमें 3 तरह की एक्टिविटीज होती हैं। एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं जिससे बिजनेस में या तो कैश इनफ्लो हो रहा होता है या आउटफ्लो हो रहा होता है। दूसरी एक्टिविटीज जो होती हैं वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती हैं, और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में भी जो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा होता है उसको हम देख रहे होते हैं। बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों चीजें देखी जाती हैं। तीसरी एक्टिविटीज जो देखी जाती हैं वो देखी जाती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड जितना भी बिजनेस में कैश इन हो रहा है या आउट हो रहा है, इन तीनों चीजों का जब हम सम करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो इन सम के बाद जो हमारे पास आंसर आता है नेट चेंज इन कैश एंड इक्विवेलेंट। कैश में हमारे पास जो चेंजिंग आई है ना, चाहे पॉजिटिव चेंज हो तो वो इनफ्लो है, और नेगेटिव चेंज हो, सॉरी हाँ, नेगेटिव चेंज हो तो वो आउटफ्लो है। यानी पूरे एक पर्टिकुलर साल में जो कैश और कैश में जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो चेंजिंग आई है वो कहलाती है कैश इनफ्लो या आउटफ्लो फ्रॉम
द 3 एक्टिविटीज, तीनों एक्टिविटीज के लिए। अच्छा, कैश ऑन कैश इक्विवेलेंट में क्या डिफरेंस है? देखें, कैश तो आपके पास जो बिजनेस में कैश, हार्ड कैश रखा हुआ है या आपकी पॉकेट में जो कैश रखा हुआ है, करेंसी रखी हुई है, वो तो सिंपल कैश कहलाता है। कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? कैश इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है कैश से सिमिलर चीजें। जैसे आपका बैंक बैलेंस है, अकाउंटिंग में उसको कैश इक्विवेलेंट के कंसीडर किया जाता है। इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि वो कैश से वेरी सिमिलर होता है, यानी फौरी तौर पर आप बैंक से पैसा निकाल के कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो इजीली कन्वर्ट हो जाए कैश में, वो कैश इक्विवेलेंट है। आपने कहीं पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो शॉर्ट टर्म या इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहां से आपको पैसों की अगर जरूरत पड़ती है, बिजनेस को लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है, तो वो फौरी तौर पर इन्वेस्टमेंट को सेल करके वहां से कैश जनरेट कर सकते हैं। यानी जो क्विकली या रेडिली अवेलेबल जो कैश आपके पास होता है, ये क्विकली आप कैश में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कहलाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, ये इसमें कंसेप्ट है जो आपको हेल्प करेंगे एमसीक्यूज के अंदर। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने जो मेन फोकस किया था वो क्या था? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पर। जब दो कंपनीज मर्ज होती हैं, आज बहुत सारे स्टूडेंट ने इस पर प्रेजेंटेशन दी, जब दो कंपनीज मर्ज होती हैं, सॉरी, मर्ज की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं। मैंने कंसोलिडेटेड में ये बताया कि अगर एक होल्डिंग कंपनी, एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को जम करती है, तो छोटी कंपनी और बड़ी कंपनी यानी होल्डिंग कंपनी, पेरेंट कंपनी जो होती है, दोनों अपनी अपनी बैलेंस शीट बनाती हैं, दोनों अपने अपने इनकम स्टेटमेंट बनाती हैं, दोनों अपने अपनी एनुअल रिपोर्ट बनाती हैं। लेकिन अगर आपस में जो ट्रांजैक्शंस हैं दो कंपनीज के दरमियान, पेरेंट कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी के दरमियान, वो कहलाती हैं इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन। उन ट्रांजैक्शंस को हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिमूव कर देते हैं। और सब्सिडियरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी यानी बड़ी कंपनी और छोटी कंपनी, इनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज और इनके जो अकाउंटिंग के प्रोसीजर्स हैं या रूल्स हैं, वो इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी जाके हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। अदरवाइज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर एक का अकाउंटिंग ईयर चेंज हो रहा है जनवरी 1 से दिसंबर 31, और दूसरी कंपनी का जो अकाउंटिंग ईयर है वो जुलाई 1 से लेकर जून 30 नेक्स्ट ईयर तक जा रहा है, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर किसी कंपनी का 6 महीने के बाद इनकम स्टेटमेंट बन रही है और किसी की जो है ना वो 6 महीने पहले बन रही है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पेरेंट कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी के लिए जरूरी है कि उनके अकाउंटिंग पॉलिसीज और अकाउंटिंग जो ईयर होते हैं वो सेम होने चाहिए। इसके अलावा इसमें हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की, गुडविल की चीजें डिस्कस की, रिजर्व, कैपिटल रिजर्व डिस्कस किया था, उसको थोड़ा गो थ्रू कर लीजिएगा। चैप्टर 3 में हमने पढ़ा कि जब दो कंपनी सेम लेवल की मर्ज होती हैं, तो एक कंपनी दूसरी कंपनी को एब्जॉर्ब करती है, तो वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन। एक परचेजर होती है और एक सेलर होती है, यानी एक उसको खरीद रही होती है और एक उसके अंदर जम हो रही होती है। तो जब दो कंपनी मर्ज हो जाती हैं तो उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और दोनों कंपनी जो है मर्ज होने के बाद अगर ए और बी मर्ज हो रही है तो एक नया नाम मिलेगा, ए बी कंपनी। इसी तरह हमने पढ़ा था अमलगमेशन। अमलगमेशन में ये होता है कि दो कंपनियां मर्ज होने के बाद एक नया नाम देती हैं, दो कंपनियां मर्ज होने के बाद एक नया नाम देती हैं, तो वो नया नाम जब आता है उसको कहते हैं अमलगमेशन। ये मैंने आपको डिस्कस किया था। और तीसरी चीज इसमें डिस्कस की थी रिकंस्ट्रक्शन की, लेकिन वो रिकंस्ट्रक्शन वाले में क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए थे, रिकंस्ट्रक्शन का सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि रिकंस्ट्रक्शन में ये होता है कि एक कंपनी अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करती है। रिकंस्ट्रक्ट का मतलब ये है कि वो दोबारा से नए नाम से अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को दोबारा से बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनाती है, और अपने एसेट्स और लायबिलिटीज री नेम से वो डिस्क्लोज करती है और नए नाम से मार्केट में आती है, तो उसको कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन। खैर, उसकी मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया था क्लास में, उसको रिव्यू कर लीजिएगा, थोड़ा सा बुक पढ़ेंगे तो और चीजें डिस्कस होंगी।
चैप्टर 4 में हमने डेप्रिसिएशन को एज सच डिस्कस नहीं किया, लेकिन डेप्रिसिएशन का जो स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू कंपनी जो है वो दो मेथड फॉलो करती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड और रिवैल्यूएशन मेथड। ठीक है, देखिए कंपनी के जो नॉन करंट एसेट है उसको हम शॉर्ट में अकाउंटिंग के टर्म में कहते हैं पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जब भी कंपनी अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रीवैल्यूट करती है, रीवैल्यूएशन का मतलब ये है कि उसकी रीवैल्यूएशन जो हमेशा होती है वो फेयर वैल्यू से होती है। फेयर वैल्यू कहते हैं मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू कहते हैं इसकी एक्चुअल वैल्यू जो मार्केट में इस वक्त उसकी फेयर वैल्यू या इसकी एक्चुअल वैल्यू है। कंपनी ने एक एसेट खरीदा 2 साल पहले, उसकी वर्थ 2 साल पहले 1 लाख रुपए थी, आज उसकी वर्थ 80,000 रुपए। तो आपको देखना है कि उसमें से डेप्रिसिएशन कितना हो गया और उसकी एक्चुअल बुक वैल्यू कितनी है या कैरिंग अमाउंट कितनी है। तो कैरिंग अमाउंट्स और रीवैल्यूएशन अमाउंट को कंपेयर करके आपको रीवैल्यूएशन वाली एंट्री बनानी होती है और डेप्रिसिएशन को भी खत्म करना होता है। इसके लिए हमने मुख्तलिफ क्वेश्चंस किए, उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद एक अपने चैप्टर पढ़ा इम्पेयरमेंट का। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, कुछ एक्सटर्नल रीजंस होती हैं, कुछ इंटरनल रीजंस होती हैं जिसकी वजह से कंपनी अपने नॉन करंट एसेट्स को या अपनी गुडविल को इम्पेयर्ड करती है। इम्पेयर्ड का मतलब ये है कि वो उसकी एसेट की वैल्यू को रीवैल्यू करने के बाद चेक करती है कि आइदर एसेट की वैल्यू बढ़ी है या एसेट की वैल्यू कम हुई है। लेकिन इम्पेयरमेंट का नॉर्मली मतलब ये होता है कि एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है। देयर आर लॉट ऑफ रीजन। एक रीजन तो ये है कि मार्केट में हमारी चीज या हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उसकी मार्केट पे कोई वर्थ नहीं है, ऑब्सलीट हो चुकी है वो प्रोडक्ट, लेकिन कंपनी वो प्रोडक्ट बना रही है मुस्तकिल से। नोकिया 3310 अगर कंपनी बना रही है तो उसका मतलब वो मार्केट से नोकिया 3310 खत्म हो गया है। अब चीजें जो आ गई है वो टच मोबाइल आ गए हैं, एंड्रॉयड मोबाइल आ गए हैं। इसका मतलब एक चीज कंपनी बना रही है तो वो फजूल बना रही है और उसकी वैल्यू डे बाय डे डिक्रीज होती रहती है। जो मोबाइल फोन में नए नए मॉडल्स आते हैं, पुराने मॉडल्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली नीचे हो जाती है। तो देयर आर लॉट ऑफ रीजन, कुछ इंटरनल रीजन होते हैं, कुछ एक्सटर्नल रीजन होते हैं जिसकी वजह से कंपनी अपने एसेट्स को रीअसेस करने के बाद चेक करती है कि हमारे एसेट्स में कितना रिडक्शन हुआ, कितना डिडक्शन हुआ, उसको कहते हैं इम्पेयरमेंट। तो इम्पेयरमेंट के मैंने दो या तीन क्वेश्चन करवाए, वो देख लीजिएगा। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स के इंटरनल और एक्सटर्नल रीजंस देख लीजिएगा अच्छी तरीके से कि व्हाट आर द रीजंस, किस वजह से इम्पेयरमेंट किया जाता है। फिर हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर के साथ 1, 2, 3, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है कस्टमर के साथ और हम उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देते हैं। एक प्रोजेक्ट है, हमने 3 साल का प्रोजेक्ट किसी से जो ना टेंडर ले लिया। टेंडर लेने का मतलब ये हमने उससे काम ले लिया कि हम ये 3 साल में आपको ये प्रोडक्ट कंप्लीट करके दे देंगे, प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे देंगे, बिल्डिंग है या कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन करनी है। तो जब हमने कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम 3 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, तो हम ये एस्टिमेट कर रहे होते हैं अपने कॉस्ट, अपने रेवेन्यू, अपने प्रॉफिट को। 3 साल में एलोकेशन कर रहे होते हैं अपने प्रॉफिट को, अपने कॉस्ट को, अपने रेवेन्यू को। तो मैंने उसकी कुछ कॉन्सेप्ट बताए और उसका एक ही मेथड के थ्रू मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाए क्लास में। उन क्वेश्चन को सामने रखिएगा और उसी की प्रैक्टिस कीजिएगा, उसी में से क्वेश्चन बनेगा। इसमें जो स्टैंडर्ड यूज होते हैं ना वो भी जरा देख लीजिएगा। रेवेन्यू से क्या मतलब है, कॉन्ट्रैक्ट से क्या मतलब है और कस्टमर से क्या मतलब है। ठीक है, ये जरा देख लीजिएगा। अकाउंटिंग फॉर लीज वाज द लास्ट चैप्टर। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ लीज, एक होती है ऑपरेटिंग लीज, एक होती है फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज का जो डिफरेंस है वो अच्छी तरीके से गो थ्रू कीजिएगा, आपको एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स में हेल्प करेगा। तो ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज में जो डिफरेंस को अगर आप देखेंगे तो उसमें एक और चीज नजर आएगी। 2 तरह की अकाउंटिंग रिकॉर्ड होती है। एक अकाउंटिंग की रिकॉर्ड या अकाउंटिंग की जो बुक मेंटेन होती है वो लेसी कर रहा होता है और एक लेसर कर रहा होता है। इसमें अकाउंटिंग फॉर लीज में 2 पार्टीज होती हैं, एक लेसर और एक लेसी। तो लेसी की बुक में अकाउंटिंग अलग होती है, लेसर की बुक में अकाउंटिंग अलग होती है। मैंने जो आपको फोकस करवाया है वो लेसी की बुक में जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड होती है वो करना है। लेसर की बुक में अकाउंटिंग की जो रिकॉर्ड होती है, जो अकाउंटिंग की एंट्रीज बनती है, वो मैंने नहीं करवाई क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट था और मैंने ये एक ही क्लास में कवर करवाना था, इसलिए मैंने लेसर की अकाउंटिंग नहीं करवाई। तो पेपर में भी वो चीज इंक्लूड नहीं है। इसके अलावा मैं आपको इसमें एक और चीज बताऊं
कि आपने अमोर्टाइजेशन, वो जो शेड्यूल बनाना है ना, एक वो अमोर्टाइजेशन नहीं, वो इंटरेस्ट, जो लीज का जो शेड्यूल बनाया था हमने, उस शेड्यूल को अच्छी तरीके से देखिएगा, उसकी एंट्रीज को अच्छी तरीके से देखिएगा। तो इसमें कुछ चीजें जो आपको इम्पोर्टेंट है वो है लीज की कैटेगरीज, लीज की ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीज को देखना है आपको, डिस्कस करना, एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करना है। और दूसरा, लेसर और लेसी में डिफरेंस क्या है और लेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इन तमाम चीजों को आपको गो थ्रू करना है। तो ये आपको एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। तो दैट इज फ्रॉम माय साइड। मैंने आपको क्विकली शॉर्ट ब्रीफली मैंने आपको क्या किया, एक शॉर्ट रिव्यू दे दिया। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है और इस 1 मिनट के बाद ये सेशन ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा, और उसके साथ साथ ये शायद आपकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी आपके जो BBSUL डिपार्टमेंट का जो पेज है वहां पर भी अपलोड हो जाएगा। थैंक यू फ्रॉम माय साइड, एंड इट वाज अ ग्रेट सेशन दैट आई स्पेंड विथ यू। मैंने बहुत सारी चीजें आपसे सीखी, आपने मुझसे सीखी होंगी। कुछ चीजें हमारी क्लास में डिस्कस हुई, कुछ चीजें ऑनलाइन डिस्कस हुई। मुझे बहुत मजा आया। मेरी तरफ से कोई इशू, कोई कंप्लेन, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पर्सनली भी डिस्कस कर सकते हैं। और मुझे तो ओवरऑल क्लास की तरफ से बहुत मजा आया, अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया आपका। ओके।